नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप राठौर केवीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हमारा चल रहा था यूनिट 6 में हम देख रहे थे। यूनिट 6 चल रहा है। यूनिट 6 में हमारा है भारतीय अर्थव्यवस्था। इससे संबंधित हम एमसीक्यू देख रहे थे। तो साथियों, आज के सेशन में हमारा टॉपिक है भारत की विदेशी व्यापार नीतियाँ। भारत की विदेशी व्यापार नीति, जिसके अंतर्गत हम T20, सार्क और आसियान के बारे में देखने वाले हैं। आज हमारा क्लास नंबर 5 है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो साथियों, ये रहा आज का आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, खाद्य और संस्कृति संगठन FAO, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में अवस्थित है? FAO का मुख्यालय कहाँ है? साथियों, पहला ऑप्शन जकार्ता, दूसरा ऑप्शन हेंग, तीसरा ऑप्शन जिनेवा और चौथा ऑप्शन रोम। कमेंट करके बताइए कि कहाँ है FAO का मुख्यालय। जल्दी से बताइए साथियों, कहाँ है मुख्यालय? साथियों, आपका सही आंसर होगा रोम। जी हाँ, इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। रोम कहाँ है साथियों? तो ये है इटली में। रोम कहाँ है? इटली में है। और इसके बारे में देख लेते हैं। वर्तमान में इसमें सदस्य कितने हैं? FAO में वर्तमान में सदस्य संख्या, वर्तमान में सदस्य संख्या की बात करें तो 194 है, जिसमें एक तो यूरोपीय संघ है, एक यूरोपीय संघ शामिल है और 2 अन्य पर्यवेक्षक सदस्य भी शामिल हैं। पर्यवेक्षक सदस्य भी शामिल है साथियों। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना की बात करें दोस्तों तो 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 में। कहाँ हुई थी साथियों? ये कनाडा में। कहाँ हुआ था? कनाडा में। और साथियों, और देखें इसके वर्तमान निदेशक कौन है? वर्तमान निदेशक वर्तमान निदेशक की बात करें साथियों तो इसका क्यू डोंगू, इसके क्या है? वर्तमान निदेशक है। तो आइए देखते हैं क्या क्या देख लिए। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय रोम इटली में है साथियों। वर्तमान में इसमें 194 सदस्य देश हैं। इसमें एक यूरोपीय संघ है व 2 अन्य पर्यवेक्षक सदस्य भी शामिल है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी साथियों और वर्तमान निदेशक इसके क्यों डेंगू हैं। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं इसी के साथ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है? औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है। पहला ऑप्शन बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा, आर्थिक विकास में कमी, तीसरा है माल की उपलब्धता में कमी और साथियों चौथा है उच्च बेरोजगारी दर। क्या होगा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ? तो साथियों, आपका सही आंसर होगा बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा। क्या होगा? बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा आपका सही आंसर होगा। आइए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों की संख्या पूछा है। पहला ऑप्शन 188, दूसरा ऑप्शन 189, तीसरा ऑप्शन 187, चौथा ऑप्शन 190। क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सदस्यों देशों की संख्या कितनी है? आइए देखते हैं साथियों, वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? 190। ठीक है, 190वां देश कौन सा है? 190वां देश जो 190 साल शामिल हुआ वो है अंगोरा। क्या है दोस्तों? अंडोरा। अंडोरा जो है
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 190वां देश है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या होगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना दोनों दोस्तों, एक तो औपचारिक हुई थी, एक वास्तविक एक औपचारिक। औपचारिक की बात करें तो ये हुई थी 1945 में, और वास्तविक साथियों तो ये हुई थी 1 मार्च 1947 में। औपचारिक स्थापना बोली जाए तो 1947, और वास्तविक स्थापना की बात करें तो वो हुई थी 147 में। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्यालय की बात करें, जी हाँ मुख्यालय की बात करते हैं तो साथियों इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC। कहाँ है मुख्यालय? वाशिंगटन DC में इसका क्या है? मुख्यालय है। और क्या बात कर सकते हैं इसमें? तो वर्तमान निदेशक की बात कर लेते हैं। वर्तमान निदेशक की बात करें दोस्तों, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा है। क्या है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा इनके वर्तमान क्या है? साथियों निदेशक हैं। क्या क्या देखते हैं। सदस्य देश कितने हैं? 190 हैं। अंडोरा 190वां सदस्य बना है। IMF ही बोला जाता है, जिसका अर्थ होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। स्थापना एक तो औपचारिक हुई थी, ज़्यादातर यही मान्यता है कि 1945 में हुई थी, लेकिन वास्तविक स्थापना 1 मार्च 1947 को हुई। तो मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन DC। और वर्तमान निदेशक की बात करें साथियों तो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा IMF के वर्तमान निदेशक हैं। इतना क्लियर है। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है दोस्तों? कथन पूछा है सही। पहला, यह किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है। दूसरा ऑप्शन, यह केवल विकसित देशों को ही ऋण प्रदान कर सकता है। तीसरा, यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। और चौथा है, यह किसी देश के केंद्रीय बैंक को ऋण प्रदान करता है। क्या होगा सही कथन साथियों? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष किसे ऋण प्रदान करता है? तो साथियों आपका सही आंसर होगा, यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। क्या करता है? मतलब ऑप्शन नंबर C, यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करेगा। जो सदस्य देश है उसको बाकी का है प्रदान करेगा साथियों। ठीक है ना? एग्जाम्पल के लिए समझ लो, जो आपसे संबंधित है आप उसको पैसा दोगे, बाकी क्यों दोगे पैसा? जिसको ना आप पहचानते ना कुछ करते उसे आप पैसा नहीं देंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स देशों में से एक नहीं है? मतलब कौन सा ऐसा देश है जो ब्रिक्स में शामिल नहीं है साथियों? पहला ऑप्शन है आपका ब्राजील, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, और साथियों चौथा ऑप्शन है कनाडा। इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा देश है जो ब्रिक्स देश में शामिल नहीं है? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। तो आइए देखते हैं ब्रिक्स देश। ब्रिक्स देश में कितने देश हैं साथियों? कुल 5 देश हैं। कितने देश हैं? 5। तो इसे यहीं से देखते हो, बी मतलब ब्राजील, आर मतलब रूस, ठीक है दोस्तों, आई मतलब इंडिया मतलब भारत, सी मतलब चीन, और दोस्तों एस मतलब दक्षिण अफ्रीका या फिर साउथ अफ्रीका। तो कौन कौन से देश हो गए? ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ देखिए ब्राजील है, ये है,
रूस है और दक्षिण अफ्रीका भी है। तो कौन शामिल नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर डी ब्रिक्स देश मतलब कनाडा ब्रिक्स देशों में शामिल नहीं। अब ब्रिक्स देश की स्थापना की बात करते हैं तो ये कब हुई थी साथियों? 2009 में हुई थी। पहला सम्मेलन की बात करें, पहले सम्मेलन की बात करें दोस्तों तो ये 2009 में युकोटेरिनबर्ग रूस में हुआ था। कहाँ? रईस में, रूस में हुआ था। कहाँ हुआ दोस्तों? रूस में हुआ था। तथा 16वां शिखर सम्मेलन 2024, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 ये कहाँ हुआ साथियों? तो ये हुआ था, इसका आयोजन 22 से 24 अक्टूबर 2024 को, वो 22 से 24 अक्टूबर 2024 को वो कहाँ हुआ दोस्तों? तो ये कजान, कजान कहाँ है? रूस में। कहाँ हुआ? कजान, रूस में। अध्यक्षता कौन की है? अध्यक्षता तो वहां के राष्ट्रपति की, रूस के। अब रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। क्या है? यहां से नहीं आ रहा, यहाँ पे देखिए, वहां के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। भारत की ओर से अध्यक्षता, भारत की ओर से शामिल कौन हुए दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये भारत की ओर से शामिल हुए थे। इसकी थीम क्या थी साथियों? थीम की बात करते हैं, मतलब इसका लक्ष्य, तो थीम था न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा को सुदृढ़ करना, इसका क्या था? ये थीम था। और बात कर लेते दोस्तों सम्मेलन, तो आगे की भी बात करते हैं। सम्मेलन कहाँ कहाँ और हुआ? तो सम्मेलन ये तो 16वां था। 15वां सम्मेलन कहाँ हुआ दोस्तों? 15वां नंबर के, 15 नंबर के सम्मेलन कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में वो 15 नंबर का कब हुआ था? 2023 में। ठीक है साथियों, ये और ये तो 15 हो गया। पिछला 16वां वर्तमान 2024 में। अब जो 17वां 2025 में होगा वो कहाँ होगा? तो साथियों 17वां होगा ब्राजील में। ब्राजील में हो, कब होगा? 2025 में। कहाँ होगा? ब्राजील में 2025 में। एक बार फिर से पूरा देख लेते हैं फटाफट। ब्रिक्स सम्मेलन में कितने देश हैं? 5। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। कब हुआ इसका पहला सम्मेलन? 2009 में याकुतिया रूस में हुआ। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22 से 24 अक्टूबर कहाँ हुआ? कजान, रूस में हुआ। अध्यक्षता कौन की थे? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। भारत से शामिल कौन हुए थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसका थीम क्या है दोस्तों? 2024 का था न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा को आयोजन का सुदृढ़ करना। सम्मेलन का लक्ष्य क्या है? सम्मेलन मतलब कहाँ कहाँ हुआ? तो 15वां सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका 2023 में और 17वां सम्मेलन ब्राजील 2025 में होगा। क्लियर है दोस्तों? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का सदस्य है? G7 का सदस्य पूछा, कौन सा देश? पहला रूस, दूसरा नेपाल, तीसरा स्पेन और चौथा कनाडा। दोस्तों क्या है G7 का सदस्य देश? जल्दी से बताइए। सदस्य देश है रूस, नेपाल, स्पेन, कनाडा। क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो G7 के सदस्य देशों की बात कर लेते हैं, कौन कौन से देश शामिल हैं, तब तो पता चलेगा साथियों।
आइए देखते हैं क्या क्या देश शामिल है इसमें। तो सबसे पहले फ्रांस, फ्रांस के बाद जर्मनी, जर्मनी के बाद साथियों इटली, इटली के बाद कनाडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, और साथियों यूनाइटेड किंगडम। ये क्या है शामिल देश, कौन कौन से? फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। कितने हो गए? 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो सदस्य देश है तो रूस है, इस पे नहीं है, इसको G7 से हटा दिए गए। नेपाल नहीं है, स्पेन नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर डी कनाडा आपका G7 के सदस्य देश में शामिल है। साथियों आगे की बात करते हैं अगले प्रश्न, और इसमें देखते हैं कब कब सम्मेलन हुआ। तो साथियों आगे देखते हैं 50वां शिखर सम्मेलन कब हुआ। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 50वां G7 शिखर सम्मेलन की बात करें तो ये हुआ था 13 से 15 जून 2024। कब से कब? 13 से 15 जून 2024। कहाँ हुआ साथियों? इटली में। कहाँ हुआ? इटली में। भारत से शामिल कौन हुए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत से शामिल कौन हुए दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 49वां सम्मेलन कहाँ हुआ था साथियों? तो 49वां हुआ था जापान। कब हुआ? 2023 में। 51वां कब हुआ साथियों? कनाडा में। 51वां मतलब कब होगा? कनाडा में होगा। कब होगा? 2025 में। ठीक है, देख लिए क्या क्या जी शिखर सम्मेलन कब हुआ, कहाँ से कहाँ हुआ, किस देश में हुआ, डेट क्या था 13 से 15 जून 2024, तब प्रधानमंत्री शामिल हुए थे। 49वां कहाँ हुआ? जापान 2023 में। और 51वां कहाँ होगा? कनाडा 2025 में। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों आपका अगला प्रश्न है वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? पहला ऑप्शन विश्व बैंक, दूसरा ऑप्शन एशियाई विकास बैंक, तीसरा ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और साथियों चौथा ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, कौन जारी करता है? तो आइए देखते हैं कौन जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। कौन जारी करता है साथियों? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित किससे संबंधित? पहला ऑप्शन आयात के गुणों से, दूसरा ऑप्शन निर्यात के गुणों से, तीसरा ऑप्शन विदेशी व्यापार गुणक से, और चौथा ऑप्शन भुगतान संतुलन से। किससे संबंधित है विदेशी व्यापार भुगतान साथियों? तो साथियों आपका सही आंसर भुगतान संतुलन से संबंधित है। क्या? विदेशी व्यापार भुगतान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों इसी के साथ। अगला प्रश्न है गैट कार्यालय कब और कहां स्थापित किया गया? कब और कहां स्थापित किया? पहला पेरिस 1958 में, दूसरा न्यूयॉर्क 1948 में, तीसरा रियो डी जेनेरियो 1948 में, और साथियों चौथा ऑप्शन है जिनेवा 1948। कब किया गया था और कहां किया गया था? जल्दी से बताइए दोस्तों। तो साथियों आपका सही आंसर होगा जिनेवा 1948 में किया गया। कहाँ किया गया था? तो जिनेवा में। कब किया गया? 1948 में। ठीक है साथियों, कहाँ? ये 1948 में। क्लियर? आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य देश नहीं है। पहला ऑप्शन वियतनाम, दूसरा ऑप्शन थाईलैंड,
तीसरा ऑप्शन दक्षिण कोरिया और चौथा ऑप्शन है साथियों इंडोनेशिया। ये 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा देश है जो आसियान में शामिल नहीं है? कमेंट करके जल्दी बताइए साथियों। आइए देखते हैं, तब तक आप लोग कमेंट करिए, तब तक मैं आसियान के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कुछ। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये क्या है? आसियान का फुल फॉर्म है। तो इसमें शामिल देश की बात करते हैं तो सदस्य देश कितने हैं दोस्तों? पहले तो ये पता होना चाहिए। तो सदस्य देश क्या हैं? 11। सदस्य देश कितने हैं? 11 हैं। तो 11वां देश कौन शामिल हुआ? तो पूर्वी तिमोर। ये आसियान में 11वां देश के रूप में शामिल हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब 11 देशों के नाम पता चले तब तो आप बता पाओगे कौन से देश किस में है। तो सबसे पहले इंडोनेशिया पहला, दूसरा हो गया मलेशिया, तीसरा सिंगापुर, चौथा ब्रुनेई, पांचवा लाओस, छठा वियतनाम, फिर फिलीपींस, म्यांमार, थाईलैंड और क्या बचा दोस्तों? कंबोडिया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वां क्या है? पूर्वी तिमोर। तो पूछा है कौन सा देश शामिल नहीं? वियतनाम है साथियों, देख लो वियतनाम भी है, थाईलैंड भी है, इंडोनेशिया भी। क्या नहीं है? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया आसियान देश में शामिल नहीं है। ठीक है। आसियान की स्थापना साथियों इसका 1967 में हुआ था। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय साथियों कहाँ है? तो ये बता दीजिए। तो जकार्ता इंडोनेशिया में। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। और महासचिव की बात करें तो साथियों इसका महासचिव है काओकिंग हॉर्न इसके क्या है? महासचिव के रूप में है। और बात करते हैं साथियों, और क्या क्या देख सकते हैं इसके बारे में। तो 44वां 45वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? 44वां 45 तो ये हुआ था आयोजन 9 अक्टूबर 2024 को। कहाँ हुआ? 9 अक्टूबर 2024 को लाओस में। जिसका विषय क्या था? ये थीम साथियों, विषय था आसियान कनेक्टिविटी। आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन को बढ़ाना। क्या था? आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन को बढ़ावा। ये 44वां और 45वां क्या था? इसका सम्मेलन का विषय था। और साथियों अब ये तो 44वां 46वां और 47वां कहाँ होगा? 46वां 47वां कहाँ होगा साथियों? तो ये होगा मलेशिया में। कहाँ होगा? मलेशिया में। कहाँ होगा साथियों? मलेशिया में होगा। क्लियर है साथियों? इतना देखिए क्या कह रहे, आसियान का एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है इसका फुल फॉर्म। इसकी स्थापना कब हुई? 1967 में। मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता इंडोनेशिया में है। महासचिव कौन है? काओकिंग हॉर्न है। ठीक है।
और सदस्य देश कितने हैं? 11 हैं। 11वां सदस्य देश कौन है? पूर्वी तिमोर। पूरा 11 सदस्य देश लिए क्या क्या था? इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, पूर्वी तिमोर, ठीक है साथियों, ये थे पूरा के पूरे क्या 11 सदस्य। 44वां और 45वां सम्मेलन 9 अक्टूबर 2024 को लाओस में हुआ, जिसका विषय था आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन को बढ़ावा देना। 46वां 47वां होगा मलेशिया में। क्लियर साथियों? आइए इसी के साथ आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सी डोमेनिक स्टाफ संबंधित है स्ट्रास। सी डोमेनिक स्टाफ संबंधित, पहला बैंक ऑफ अमेरिका से, विश्व बैंक से, बैंक ऑफ इंग्लैंड से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। सी डोमेनिक स्ट्रास किससे संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो साथियों ये आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित। किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों आपका अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? पहला ऑप्शन वर्ष 1945 में, वर्ष 1956 में, तीसरा वर्ष 1990 में और साथियों चौथा ऑप्शन है वर्ष 1988 में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी? बताइए साथियों कब की गई थी वर्ल्ड बैंक की स्थापना? तो साथियों वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1945 में। कब की गई थी? 1945 में। मुख्यालय की बात करते हैं साथियों, मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। मुख्यालय कहाँ साथियों? वाशिंगटन डीसी में। अध्यक्ष की बात करें तो अजय बंगा। अजय बंगा क्या है? इसके अध्यक्ष हैं। सदस्य देश की बात करते हैं साथियों, सदस्य देश कितने हैं? 189 हैं। 189वां जो शामिल हुआ है वो कौन सा देश है साथियों? तो है आपका नॉर्वे। ठीक है साथियों। विश्व बैंक क्या है? मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, अध्यक्ष अजय बंगा, सदस्य देश 189 और 189वें सदस्य देश जो है वो कौन सा है साथियों? नॉर्वे है। क्लियर साथियों? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आसियान का पूर्ण रूप है। आसियान का पूर्ण रूप क्या है? अभी पढ़ चुके हैं साथियों, अभी बताया 2-3 प्रश्न पहले। जल्दी से बताइए। एकेडमी ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट अफ्रीकन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन या उपरोक्त में से कोई नहीं। आसियान का पूर्ण रूप क्या है साथियों? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये है आसियान का पूर्ण रूप। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित देशों में कौन आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य कौन नहीं है? अभी तो पढ़े थे, क्या नहीं होगा साथियों? जल्दी से बताइए। आसियान का सदस्य देश कौन नहीं होगा? तो साथियों कौन नहीं होगा? भारत आसियान का सदस्य देश शामिल नहीं है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अधोलिखित में से कौन सा एक शेष से भिन्न है? ये भिन्न कौन है दोस्तों इन सब में? पहला ऑप्शन है यूनिसेफ, दूसरा है IMF, तीसरा ऑप्शन है WHO, चौथा ऑप्शन है सार्क। कौन इससे शेष नहीं है? मतलब शेष से भिन्न है, मतलब सभी में से कौन भिन्न है साथियों इसमें? तो बताइए साथियों क्या होगा? तो देखिए साथियों आपका सही आंसर क्या होगा? सार्क। सार्क एक क्या है? संगठन है साथियों। क्या है? सार्क एक क्या है? संगठन है। जबकि यूनिसेफ, IMF और WHO ये क्या है? वैश्विक संगठन है। क्या है? वैश्विक संगठन।
तो ऐसे क्वेश्चन आ सकेंगे, कौन सा भिन्न है। तो क्या भिन्न साथियों? सार्क, क्योंकि सार्क एक संगठन है, बाकी सब वैश्विक क्या है? संगठन है। और ये क्या है? वैश्विक संगठन बोल रहा, सॉरी, वैश्विक संस्थाएं। क्या है साथियों? वैश्विक संस्थाएं हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? पहला वर्ष 1986, दूसरा वर्ष 2007, तीसरा वर्ष 1995 और चौथा इनमें से कोई नहीं। सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया था साथियों? जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों। तो साथियों आपका सही आंसर कब होगा? सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम 1986 में आयोजित किया गया। कब? 1986। 1986 में भी कब? तो साथियों 16 से 17 नवंबर 1986 में सार्क सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ हुआ था? तो यह कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित हुआ था साथियों। प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था इसका? ठीक है साथियों। सर्वप्रथम 1986 में हुआ था सार्क सम्मेलन, और 1985 में इसका क्या हुआ था? ढाका में प्रथम बैठक हुआ था सार्क सम्मेलन का। प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये भारत में हुआ था, कर्नाटक के बेंगलुरु में। सार्क सम्मेलन भारत में कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ था। और प्रथम बार इसका सम्मेलन बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। ढाका में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं? किस समूह के सभी चारों देश पूछा है। पहला अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की। दूसरा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया एवं न्यूजीलैंड। तीसरा ब्राजील, ईरान, सऊदी अरब और वियतनाम। चौथा इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर एवं दक्षिण कोरिया। कौन G20 के सदस्य देश हैं साथियों? जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या है G20 के सदस्य देश? तो साथियों आपका सही आंसर होगा अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की। ये क्या है? G20 के सदस्य शामिल हैं। G20 की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। कब हुई थी? 1999 में। 99 में कहाँ? बर्लिन। बर्लिन कहाँ है? जर्मनी में हुई थी। कहाँ हुआ था दोस्तों? बर्लिन, जर्मनी में हुआ था। प्रथम शिखर सम्मेलन वर्ष 2008 में वित्तीय संकट से निपटने के लिए किया गया था। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों आपका अगला प्रश्न है, G20 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। G20 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, G20 समूह की मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के मंच के रूप में की गई थी। दूसरा कथन है साथियों, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत की G20 प्राथमिकताओं में से एक है। नीचे लिखा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब कौन सा कथन सही है ये बताना है। पहला ऑप्शन केवल एक, दूसरा ऑप्शन केवल दो, तीसरा ऑप्शन एक और दो दोनों, और साथियों चौथा ऑप्शन ना तो फर्स्ट ना सेकेंड। कौन सा कथन सही है साथियों? जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। तो साथियों आपका सही आंसर होगा, देखते हैं। G20 समूह की मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के लिए हुई थी। ये तो सही है साथियों। दूसरा देखते हैं, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत की G20 प्राथमिकताओं में से एक है। ये भी सही, मतलब दोनों सही। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब पहला कथन और दूसरा कथन दोनों ही कथन आपके सही हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं इसी के साथ।
आपका अगला प्रश्न है, विदेशी व्यापार नीति FTP 2023 के मूलभूत सिद्धांत क्या है? गतिशील, अनुकूल और लचीले संशोधन। दूसरा ऑप्शन, समय परीक्षित योजनाओं की निरंतरता और सक्रिय प्रतिक्रिया। तीसरा ऑप्शन, कठोर नीति कार्यान्वयन और एकरूपता। चौथा ऑप्शन, अचानक परिवर्तन और त्वरित संशोधन। क्या होगा विदेशी व्यापार नीति FTP 2023 के मूलभूत सिद्धांत साथियों? तो साथियों आपका सही आंसर होगा समय परीक्षित योजनाओं की निरंतरता और सक्रिय प्रतिक्रिया। ये होगा आपका सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं इसी के साथ। आपका अगला प्रश्न है, भारत की नई विदेश व्यापार नीति 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों सत्य है? पहला, प्रोत्साहन से छूट की ओर बढ़ना। दूसरा, गठबंधनों के माध्यम से निर्यात संवर्धन, निर्यातक राज्य, जिले, भारतीय मिशन। तीसरा, व्यापार करने में आसानी, व्यापार लागत में कमी और ई पहल। चौथा, उभरते क्षेत्र ई-कॉमर्स, जिलों को निर्यात केंद्रों के रूप में विकसित करना तथा SCOMET नीति को तर्कसंगत बनाना। नीचे लिखा है, नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर की चयन करना। पहला ऑप्शन 1, 2 और 4 सही। दूसरा है 1, 2 और 3 सही। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 1 और 3 सही। और चौथा ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 चारों सही। जल्दी से बताइए, भारत की नई विदेश व्यापार नीति 2023 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कमेंट करके बताइए दोस्तों, कौन सा कथन सत्य है भारत की भी नई विदेश व्यापार नीति। आइए देखते हैं साथियों, इसके तहत प्रोत्साहन को छूट को बढ़ाना दिया था, मतलब ये सही है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, गठबंधनों के माध्यम से निर्यात संवर्धन, निर्यातक राज्य, जिले, भारतीय मिशन। ये भी सही है। व्यापार करने में आसानी, व्यापक लागत में कमी और ई पहल। ये भी सही है। चौथा ऑप्शन, उभरते क्षेत्र ई-कॉमर्स, जिलों को निर्यातक केंद्र के रूप में विकसित करना तथा SCOMET नीति को तर्कसंगत बनाना। ये भी सही है। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मतलब कथन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों ही कथन सही है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं इसी के साथ। आपका अगला प्रश्न, भारत की विदेश व्यापार नीति FTP 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन, FTP 2023 निर्यात उत्कृष्टता योजना के शहर के माध्यम से नए शहरों की मान्यता को प्रोत्साहित करता है। दूसरा, इसमें 2030 तक $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। सही कथन चुने साथियों। पहला केवल फर्स्ट, दूसरा केवल सेकेंड, तीसरा 1 व 2 दोनों और चौथा ऑप्शन साथियों उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए साथियों आप लोग। क्या होगा साथियों आपका सही आंसर? तो आइए देखते हैं। FTP 2023 निर्यातक उत्कृष्ट योजना के शहर के माध्यम से नए शहरों को मान्यता को प्रोत्साहित करना। ये तो बिल्कुल सही है साथियों, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, इसमें 2030 तक $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। ये भी सही। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब 1 और 2 कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड दोनों ही आपके सही हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, FTP 2023 के तहत भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक समग्र निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया है? अभी देख लिए क्या निर्धारित किया है साथियों, जल्दी से बताइए। $1 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन $, 3 ट्रिलियन $, और 5 ट्रिलियन $। कितना लक्ष्य रखा है साथियों? तो आपका सही आंसर वो कितना रखा है? $2 ट्रिलियन $, इसका लक्ष्य रखा हुआ है। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
विदेशी व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत भारत सरकार ने किस वर्ष तक निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य है? अभी देख लीजिए कब तक, 2030 तक। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। साथियों, आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1952 को पहली बार निर्यात आयात नीति पेश की। दूसरा, विदेशी व्यापार महानिदेशालय की स्थापना 1992 में हुई थी। तीसरा, विदेशी व्यापार महानिदेशालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक निकाय है। बताइए, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन आपका सत्य है? बताइए साथियों। पहला ऑप्शन 1 और 2, दूसरा ऑप्शन 1 और 3, तीसरा ऑप्शन 1, 2 और 3, चौथा ऑप्शन 2 और 3। क्या होगा आपका सही आंसर? बताइए साथियों, क्या होगा सही आंसर? कमेंट कीजिए। तो बताइए आप लोग, क्या होगा आपका सही आंसर? तो आइए देखते हैं क्या बोला है साथियों। पहला, भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1952 को पहली बार अपनी निर्यात आयात नीति पेश की। तो ये तो सही है साथियों। दूसरा, विदेशी व्यापार महानिदेशालय की स्थापना 1992 में हुई। तो ये है गलत। इसकी स्थापना साथियों स्थापना हुई थी 1991 में। विदेशी व्यापार महानिदेशालय की स्थापना 1991 में हुई थी, जिसका मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो ये नई दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है। तीसरा देखते हैं, विदेशी व्यापार महानिदेशालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत निकाय है। ये भी सही है। मतलब आपका कथन फर्स्ट और कथन थर्ड बिल्कुल सही है। क्या पहला और तीसरा कथन सत्य है? तो देखिए कौन से में है पहला तीसरा? ऑप्शन नंबर बी। मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। ये रहा आपका अगला प्रश्न। सरल फ्रॉम इंडिया स्कीम संबंधित है। सरल फ्रॉम इंडिया स्कीम संबंधित है। पहला, कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु। दूसरा, सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु। तीसरा, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने हेतु। और चौथा, ए और बी दोनों। सरल फ्रॉम इंडिया स्कीम संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों? जल्दी से बताइए किससे संबंधित है? आइए देखते हैं। तो सरल फ्रॉम ये है सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। किसके? सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यह स्कीम है। मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए साथियों इसके लिए दूसरा स्कीम है। इसके लिए है फ्री ट्रेड एंड वेयर हाउसिंग। क्या है? मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए फ्री ट्रेड एंड वेयर हाउसिंग है। और कृषि उत्पादकों के निर्यात हेतु, विशेष कृषि उपार्जन हेतु। एक और दोस्तों, एक और देख लो। ठीक है, इतना ही देखो। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। याद नहीं आ रहा वो आपका अगला प्रश्न, विदेशी व्यापार नीति 2030 में कितने स्तंभ आधारित है? मतलब कितने स्तंभों पर आधारित है? क्या विदेशी व्यापार नीति 2023? पहला ऑप्शन 5, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 7 और चौथा ऑप्शन 7। क्या है साथियों? जल्दी से बताइए कितने स्तंभों पर आधारित है? तो साथियों ऑप्शन नंबर सी, 4 स्तंभों पर ये आधारित है। कौन कौन से? आइए देख लेते हैं। तो पहला स्तंभ, छूट के लिए प्रोत्साहन। छूट के लिए प्रोत्साहन। दूसरा स्तंभ है साथियों, सहयोग के माध्यम से निर्यात संवर्धन। सहयोग के माध्यम से
निर्यात संवर्धन। तीसरे ऑप्शन की बात करें, व्यापार करने में सुगमता, लेन देन की लागत, कमी और ई पहल। साथियों राइटिंग नहीं आ रही समझ में, मैं बोल रहा इसीलिए, तो आप राइटिंग में मत जाइए, बोल रहा उसको समझिए, क्योंकि राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आती है मेरी, ठीक है ना। मेरा राइटिंग अच्छा नहीं आता है, इसलिए इसको समझते जाइए आप लोग, बोलते जा रहा उसको। और चौथा है साथियों, उभरते क्षेत्र, ई कॉमर्स, निर्यात हब के रूप में जिलों का विकास करना एवं विशेष रसायन जीव सामग्री उपकरण एवं प्रौद्योगिकी की नीति को सुव्यवस्थित करना। क्या करना? सुव्यवस्थित करना है। इसका क्या है? चौथा स्तंभ। चारों स्तंभ देख लिए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 18वां G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? 18वां G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? साथियों पहला ऑप्शन इंडोनेशिया, दूसरा ऑप्शन ब्राजील, तीसरा ऑप्शन भारत, चौथा ऑप्शन जापान। जल्दी से बताइए 18वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? आइए साथियों देखते हैं। तो 18वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है साथियों? जल्दी से बताइए। तो साथियों आपका सही आंसर होगा भारत। कहाँ आयोजित किया गया है? भारत में। आइए देखते हैं इसके बारे में। भारत में कब से कब तो हुआ? तो 9 से 10 सितंबर 9 से 10 सितंबर 2023 में आयोजित किया गया। स्थान क्या था साथियों? भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली। कहाँ? नई दिल्ली में हुआ था। यह भारत द्वारा आयोजित पहली बार था, ठीक है ना। भारतवर्ष 2008 में G20 का सदस्य बना। भारत 2008 में G20 का सदस्य बना। साथियों जो आयोजन हुआ इसका थीम क्या था? वसुधैव कुटुंब। वसुधैव कुटुंब। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब एक पृथ्वी, एक परिवार, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। ये क्या था इसका? वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। 9 से 10 सितंबर 2023 में हुआ था, पहली बार आयोजित हुआ। भारत इसमें कब शामिल हुआ साथियों? तो भारत इसमें 2008 में शामिल हुआ था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, G20 महिला सशक्तिकरण का मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस स्थान पर संपन्न हुआ है? महिला सशक्तिकरण का मंत्री स्तरीय। पहला ऑप्शन उदयपुर, दूसरा ऑप्शन गांधीनगर, तीसरा ऑप्शन संभाजी नगर, चौथा ऑप्शन भोपाल। जल्दी से बताइए दोस्तों कहाँ हुआ? तो साथियों आपका सही आंसर होगा गांधीनगर में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ? गांधीनगर में। ये
पहली G20 कहाँ हुआ महिला वाला? पहली G20 तो राजस्थान। शेरपा बैठक कहाँ? राजस्थान के शेरपा बैठक उदयपुर में। कहाँ हुआ दोस्तों? उदयपुर में हुआ था। ठीक है। थिंक टैंक क्या था? भोपाल मध्य प्रदेश। थिंक टैंक बैठक, थिंक टैंक बैठक, थिंक टैंक 20 बैठक कहाँ हुआ? तो ये साथियों थिंक टैंक 20 बैठक हुआ था भोपाल। कहाँ हुआ था? भोपाल में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर G20 की कृषि कार्य समूह बैठक आयोजित की गई थी? पहला इंदौर, दूसरा भोपाल, तीसरा खजुराहो, चौथा ग्वालियर। कहाँ पे की गई थी? मध्य प्रदेश के किस स्थान पर G20 की कृषि कार्य समूह बैठक आयोजित कहाँ की गई थी? जल्दी से कमेंट करिए कहाँ की गई थी साथियों। तो साथियों आपका सही आंसर होगा खजुराहो। कहाँ की गई थी? खजुराहो में की गई थी। इंदौर में क्या किया गया था? सॉरी, क्या कहाँ की गई थी? कृषि कार्य के लिए इंदौर में। कहाँ की गई थी दोस्तों? इंदौर में। खजुराहो में क्या किया गया था? खजुराहो में सांस्कृतिक कार्य समूह बैठक। क्या? सांस्कृतिक कार्य समूह बैठक कहाँ किया गया था? ये खजुराहो में किया गया था। भोपाल में किसकी बैठक की गई थी दोस्तों? तो यहाँ पे भोपाल में साइंस 20 बैठक, साइंस 20 की बैठक। कहाँ? भोपाल में। और इंदौर में कृषि कार्य समूह की बैठक की गई थी। और सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक कहाँ की गई थी साथियों? खजुराहो में की गई थी। ठीक है साथियों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों को हमारे ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना फीडबैक मत देना मत भूलिए। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और अपना योगदान देते रहिए और अपने सभी साथियों तक हमारी इस सेशन की पहुंचाने का प्रयास करिए ताकि उनको एग्जाम पे मदद मिल सके। साथियों इस सेशन से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। हमारे साथ जुड़े रहने बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।